हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज का हमारा जो वीडियो होगा वो फरवरी 2021 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का पार्ट सेकंड होगा और इसमें हम जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ेंगे। जो पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर हमने जो है सार संग्रह को पढ़ लिया था। तो जो सार संग्रह है उसका जो वीडियो है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उसको ज़रूर से देखिएगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस मैगजीन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। और इसके अलावा हमने दिसंबर 2020 के जितने भी क्रोनोलॉजीज है जनवरी टू दिसंबर उसका भी एनालिसिस प्रोवाइड किया है विद क्वेश्चन एंड आंसर्स, उसको भी आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके। और उसके भी पीडीएफ जो है मैगजीन के वो आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस पर मिल जाएंगे। और सेकेंडली ये है कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी फॉर आरएस एंड आईएएस, वहाँ जा करके हमको बता सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। पहली जो हमारी न्यूज़ आर्टिकल है वो है स्पेस एक्स के ऊपर। देखिए स्पेस एक्स जो है एक प्राइवेट कंपनी है और ये कंपनी जो है एलन मस्क के द्वारा जो है बनाई गई थी। एलन मस्क जो है एक बहुत ही अच्छे जो कहते हैं इनोवेटर कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। इनके अगर आप मोटिवेशनल वीडियो सुनेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं एकदम, जो है आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो देखिए उनकी ये कंपनी है स्पेस एक्स। और वैसे अगर बात करें तो अमेरिका की जो गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा, ठीक है। तो स्पेस एक्स जो है उसने अभी 143 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में अपने फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा जो है उसको भेजा है। तो हमारा इसरो का जो रिकॉर्ड था अब तक का 104 सैटेलाइट भेजने का, उसको यहाँ पर इन्होंने जो है ब्रेक कर दिया है एक तरीके से कहें तो एक रिकॉर्ड है इन लोगों की तरफ से। अब देखिए ये जो सैटेलाइट्स हैं ये कई देशों के हैं, जैसे कि जर्मनी का है। जर्मनी के जो है 48 अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ का जो है उसके डिफरेंट जो उसके भौगोलिक क्षेत्र हैं उसका जो है पिक्चर खींच करके देते हैं, वो होते हैं अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स। फिर जो है कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जिससे कि दूर संचार जो है उसको सुगम किया जा सके। तो देखिए इनका जो उद्देश्य है वो ये है कि 2021 तक सभी को जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा जो है उसको उपलब्ध करा देना, ठीक है। तो आप जानते हैं सैटेलाइट के माध्यम से ही जो है ब्रॉडबैंड सुविधाएं उपलब्ध होती है। फिर आप देखिए ये तो मैंने बता ही दिया। जो ये प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के तहत ये सैटेलाइट्स भेजे गए, इस प्रोग्राम का नाम है स्मॉल सेट राइड शेयर प्रोग्राम, ठीक है। इस प्रोग्राम का नाम है स्मॉल सेट राइड शेयर प्रोग्राम। और ये जो इनका मिशन है इस मिशन का नाम है ट्रांसपोर्टर 1 मिशन। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि ट्रांसपोर्टर 1 मिशन जो है किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं कि स्पेसएक्स यानी कि एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो है अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजे जाने से संबंधित है। अब देखिए इनका भी एक कहते हैं ना होड़ होती है, जैसे कि इसरो है, इसरो ने जब सैटेलाइट्स भेजे थे तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भेजे थे। यानी इसरो जो है, इसरो की जो क्या कहते हैं उसको, जो ट्रेडेबल ऑर्गेनाइजेशन है, व्यावसायिक जो संस्था है वो एंट्रिक्स है। तो ये जो एंट्रिक्स है उसने जो है प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से जो है अपने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। तो इसी तरीके से जो नासा है, स्पेस एक्स है और जो विभिन्न एजेंसीज़ होती हैं स्पेस एजेंसीज़, वो भी अपने आप को कॉस्ट इफेक्टिवली यानी कि किस तरीके से कम बचत के अंदर वो जो है सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सके, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करती है। तो ये जो स्मॉल सेट राइड शेयर कार्यक्रम है ये भी एक तरीके का इनका एक प्रोग्राम है जिसके तहत ये 200 किलोग्राम के उपग्रह को $1 मिलियन के मूल्य पर लॉन्च करने का जो है एक प्रोग्राम जो है इनका है इसमें, ठीक है। तो ये इसके बारे में न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। देखिए इससे पहले बराक ओबामा जी जो थे वो राष्ट्रपति जब थे, मतलब डोनाल्ड ट्रंप से पहले जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तो उनके कार्यकाल में जो बाइडेन थे वो उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, ठीक है। तो हमारे लिए इसमें 2-3 चीज़ें काम की है। तो देखिए इन्होंने जो बाइडेन जी ने जो शपथ ली है, शपथ कौन दिलाता है कौन नहीं दिलाता है, ये हमारे राष्ट्रपति जब हम भारत के पढ़ें तभी इम्पोर्टेंट है, बाकी दूसरों में पढ़े तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है याद रखना। तो ये बनने के लिए सबसे पहली तो चीज़ है कि सबसे उम्र दराज है, 78 ईयर के हैं ये, ठीक है। और इनके साथ में कमला हैरिस जो है वो पहली क्या कहते हैं, पहली तो उपराष्ट्रपति, पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। उसके अलावा पहली जिसको कहते हैं ब्लैक, जो वहाँ नस्लवाद की समस्या है आपको पता है, तो वो पहली ब्लैक जो है वो उपराष्ट्रपति बनी है और भारत से भी पहली बार कोई जो है उपराष्ट्रपति वहाँ बने हैं। तो कमला हैरिस का संबंध हमारे इंडिया के तमिलनाडु से है, उनकी माताजी जो है वो तमिलनाडु से थी।
तो इस तरीके से उनका संबंध जो है तमिलनाडु से है। हालांकि उनका जन्म जो है वहीं पर ही हुआ है, लेकिन फिर भी हम तो बताएंगे कि हमारे भारत से हैं। फिर देखिए, राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने जो है कई प्रमुख निर्णय लिए। पहला निर्णय तो हमने पढ़ा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव 3 उनकी पॉलिसीज़ थी, 4 बताऊँ मैं, 4 पॉलिसीज़ थी। पहला तो उन्होंने कहा था कि मेक्सिको की तरफ से जो हमारे यहाँ पर लोग आते हैं, गलत तरीके से जो माइग्रेंट होते हैं यहाँ पर, उनको हटाने के लिए हम दीवार खड़ी करेंगे। तो उस पर वॉल पे काम चल रहा था, तो उस काम को भी इन्होंने वापस ले लिया है। फिर इन्होंने पेरिस जो क्लाइमेट चेंज था, पेरिस क्लाइमेट, चल ही नहीं रहा पेन, पेरिस क्लाइमेट चेंज जो है, समझ लीजिएगा आप, ये चल नहीं रहा है पेन। हाँ, तो पेरिस क्लाइमेट चेंज जो है उससे इन्होंने जो है ऑप्ट आउट कर लिया था। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। और अभी जो है जो बाइडेन ने कहा है कि हम जो है दूसरे रिग्रेसिव और भी ज़्यादा जो कहता है ना खतरनाक वाले टारगेट के साथ में हम वापस री एंट्री करेंगे पेरिस क्लाइमेट संधि के अंदर। तो ये पेरिस क्लाइमेट चेंज जो डील हुई थी, ये आपको मैंने जो जनवरी वाली क्रोनोलॉजी है उसमें समझाया था कि UNFCCC की जो COP21 हुई थी उसके अंतर्गत पेरिस क्लाइमेट डील जो है वो की गई थी। और उसमें कहा गया था कि हम जो है 1.5 डिग्री लेवल तक जो है तापमान कम कर देंगे। बहुत ही एम्बिशियस था। पहले तो था 2 डिग्री, और प्री इंडस्ट्रियल लेवल में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है हम जो है तापमान को कम करेंगे, प्री इंडस्ट्रियल लेवल वाले फेज़ पर ले आएंगे। और उसी के तहत इन्होंने नेशनली डिटरमाइंड जो होते हैं टारगेट्स जो होते हैं उनको भी इन्होंने स्वीकृति दी थी कि हर राज्य जो है या हर जो कंट्री है वो अपने टारगेट खुद बताएगा कि हमको कितना % कम करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई ये तो गलत बात है, चाइना और भारत जो है उनको तो आप जो है फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, यानी कि जो अपन कोयला और इनके तहत जो हमारे परंपरागत जो होते हैं उनको यूज़ करने का आप आदेश दे रहे हैं, और हमको कह रहे हैं कि हम जो है इन फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी निर्भरता को जो है कम कर दें। तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो उन्होंने जो है उसको ऑप्ट आउट कर लिया कि हम तो जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि आज के ग्लोबलाइज्ड जो वैश्वीकरण जो हमारा विश्व है उसके अंदर अगर आप एक सुपर पावर हैं और आप ही ऐसे संधियों से अगर बाहर कर लेंगे खुद को, क्लाइमेट के प्रति आपकी भी तो जवाबदारी बनती है। ठीक है, तभी तो आपने वो सुना होगा ना ग्रेटा थनबर्ग वाला, हाउ डे यू। ग्रेटा थनबर्ग जो है कहाँ की हैं? डेनमार्क की हैं, और उनके नाम पे एक कीड़े को भी जो है उस नाम दिया गया है, ग्रेटा। तो उस तरीके से जो है इस तरीके की चीज़ें चलती नहीं है, क्योंकि अमेरिका में देखिए लॉबिंग जो होती है ना उसको भी परमिशन है, वो भी वहाँ पर होती है। तो इसलिए इस तरीके के जो डिसीजंस होते हैं, जो मेजर डिसीजन होते हैं, उनसे कोई जिम्मेदार देश जो है अपने आप को बाहर नहीं कर सकता। उसके अलावा देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से भी अपने आप को बाहर निकाल लिया था कि वो जो है उन्होंने आरोप लगाया WHO जो है बायस्ड है। ठीक है, बायस्ड यानी कि भाई क्या कहते हैं उसको, भेदभाव वाली नीतियाँ उसकी USA के प्रति रहती है, जबकि USA सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है WHO को। तो इस तहत इन्होंने वहाँ से भी ऑप्ट आउट कर लिया। फिर उन्होंने कई इस्लामिक देश हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों को जो है जो बाइडेन वापस ले लेंगे। तो यहाँ यही चीज़ लिख रखी है कि देखिए जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु समझौता जो COP21 हुआ था 2015 में, उसमें दोबारा से जो है इन्होंने एंट्री ले ली है। ठीक है, और उसके अलावा देखिए कि WHO के साथ जो रिश्ते हैं उनको पुनर्स्थापित किया है इन्होंने। मुस्लिम बहुल देशों पर लगाई गई यात्रा पाबंदियों को हटाने का भी निर्णय लिया है, और मेक्सिको से लगी आपातकाल की जो घोषणा इन्होंने की थी और सीमा बनाने या दीवार बनाने की जो घोषणा थी उसको भी इन्होंने वापस ले लिया है। जो बाइडेन के बारे में थोड़ी बहुत अगर आप चीज़ जानना चाहें तो पेंसिल्वेनिया राज्य जो है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, और ये अमेरिकी के इतिहास में सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं, और 15वें ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति पद तक पहुँचे हैं, यानी पहले उपराष्ट्रपति थे अब राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, अब देखिए कमला हैरिस के बारे में। इनका जन्म कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ था, और ये जो है अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला है, और अमेरिका के इतिहास में पहली अश्वेत महिला अमेरिकी तथा अफ्रीकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी हैं। मतलब ओरिजिन इनका अफ्रीकी से है, और इनकी माँ जो है तमिलनाडु से, मैंने बताया था आपको, और पिता जो है ब्रिटिश जमैका से थे। नेक्स्ट अब देखते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। तो देखिए ये क्या है, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा जो है इसके आंकड़े जारी किए जाते हैं। 2021 में इसने आंकड़े जारी किए हैं। इसका अर्थ सिंपल सा ये है कि किस देश का जो वीज़ा है वो कितने देशों में चल सकता है।
ठीक है, यानी कि किस देश की क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि उसके जो वीज़ा है उतना पावरफुल है कि उससे आप अधिकतर देशों के अंदर यात्रा जो है कर सकते हैं, वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो स्थान है वो जापान को मिला है। उसके अलावा जो स्थान मिले हैं वो यूरोप की कंट्रीज़ को मिले हैं, जैसे कि फिनलैंड है, डेनमार्क है। सबके स्थान आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। भारत का स्थान याद कर लीजिएगा, भारत को इस बार 85th रैंक मिली है। पहले जो रैंक मिली थी वो थी हमारी 2020 में 84 रैंक थी। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा कि जब हमने 2020 की क्रोनोलॉजीज़ को पढ़ा था, 2020 वाले जो क्रोनोलॉजीज़ थी उसमें भी हमने पढ़ चुके हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। तो अब तो नाम आपके ज़बान पे होना चाहिए, कॉमन चीज़ होनी चाहिए। अब तो आप डायरेक्ट रैंक देखा करिए कि अब की बार कितनी हुई, ठीक है। अब देखिए, भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह की माल चढ़ाने उतारने की क्षमता को जो है मजबूती दी। तो ये क्या चीज़ है? तो देखिए, चाबहार बंदरगाह आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो हमको उसका जो एक बंदरगाह है उसका नाम है ग्वादर बंदरगाह, ठीक है। ये हमारा भारत है मान लीजिए, और ये यहाँ पाकिस्तान है, ये यहाँ पर अरब सागर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका ग्वादर बंदरगाह है, हालांकि ये ग्वादर बंदरगाह हमारे नज़दीक पड़ता है, ठीक है। ये यहाँ पर देख लीजिए ईरान है। ग्वादर बंदरगाह हमारे लिए नज़दीक पड़ता है अगर हमको मध्य एशिया के अंदर हमारे जो है एक्सपोर्ट करना हो, निर्यात करना हो और या फिर आयात करना हो, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन पाकिस्तान से संबंध जो है हमारे अच्छे नहीं है। तो इसी चक्कर में जो भारत है उसने यहाँ पर ईरान के अंदर चाबहार बंदरगाह को मंजूरी दी थी और वहाँ पर इस पोर्ट को जो है उन्होंने डेवलप किया था, ठीक है। तो इस पोर्ट के द्वारा जो है हम यहाँ से इसको पाकिस्तान को बाईपास करते हुए ईरान से जो है सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी उसी के बारे में अपडेट है, आपको पता होना चाहिए चाबहार बंदरगाह क्या है, क्यों डेवलप किया गया है। तो उसके बाद में आप देखिए, भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह की माल चढ़ाने उतारने की क्षमता को मजबूती दी है। अब यहाँ पर हमने क्या क्या भेजा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या भेजा और क्या नहीं भेजा। जैसे यहाँ पर 2 मोबाइल हार्बर क्रेन की एक खेप भेजी गई है, तो अब वो कुछ भी भेजी गई हो, लेकिन हमको जो मेन मुद्दे वाली बात थी वो यही थी। नेक्स्ट है फिलिस्तीन में राष्ट्रीय चुनाव की घोषणा। देखिए, फिलिस्तीन जिसको अंग्रेजी में पैलेस्टाइन कहते हैं, जब मैंने आपको इज़राइल के बारे में एक बार बताया था तो मैंने पूरी ज्योग्राफी आपको बताई थी। तो उसमें हमने देखा था गाज़ा पट्टी, वेस्ट बैंक और ये जो देश है, ये जो एरियाज़ हैं वहाँ के, तो ये एरियाज़ जो हैं आपके इज़राइल के कब्ज़े में है। कौन से? गाज़ा पट्टी हुआ और वेस्ट बैंक वाला जो देश हुआ, ये देश बोल रही हूँ बार बार, ये जो रीजन्स है, ठीक है, ये पैलेस्टाइन से छीन करके और इज़राइल ने अपने पास में रख लिया है, मतलब इनका कब्ज़ा है इसके ऊपर। तो अब आप पूछेंगे कि पैलेस्टाइन का अस्तित्व क्या रहा? तो देखिए, पैलेस्टाइन का अस्तित्व ऐसा है कि इज़राइल जो है पैलेस्टाइन को कोई सेपरेट कंट्री नहीं मानता है। इन दोनों के बीच में काफ़ी सालों से युद्ध है, युद्ध की स्थिति है, और ये जो है इसको अपना जो है देश का दर्जा जो है नहीं देता है। और भारत जो है सपोर्ट करता है पैलेस्टीन का भी। अब देखिए कितनी मतलब खूबसूरती की बात है, भारत के संबंध इजराइल के साथ में बहुत ही अच्छे हैं और पैलेस्टाइन के साथ यानी फ़िलिस्तीन के साथ में भी संबंध काफ़ी अच्छे हैं। और फ़िलिस्तीन को जो है भारत एक राष्ट्र का दर्जा जो है उसकी जो मांग है उसको सपोर्ट करता रहा है, ठीक है, और बिना इजराइल से अपने संबंधों को ख़राब किए। तो ये एक अपने आप में एक मिसाल है कि आप अपना स्टैंड भी ले सकते हैं और प्लस जो है अपने जो हित हैं उनको भी साध सकते हैं। तो ये चीज़ है। देखिए, अब जो फ़िलिस्तीन है उसमें राष्ट्रीय चुनाव की जो है मांग की जा रही है। जो ऐसे देश होते हैं जहाँ पर कि इतनी अराजकता रहती है, तो वहाँ पर देखिए अब चुनाव में अभी आप म्यांमार की स्थिति देख रहे हैं। म्यांमार में भी देखिए पहले जुंटा सरकार थी, यानी आर्मी का रूल था। फिर कितने लंबे संघर्ष के बाद में वहाँ की जो आंग सान सूची है उन्होंने जो है डेमोक्रेटिक एक अपनी पार्टी बनाई, डेमोक्रेटिक लीग करके पार्टी बनाई। ये शायद आरपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, म्यांमार की जो आंग सान सूची है उनकी पार्टी का नाम बताइए। तो डेमोक्रेटिक लीग जो उनकी पार्टी है, डेमोक्रेटिक लीग फॉर इंडिपेंडेंस, आई थिंक ये उनकी पार्टी का नाम है। तो अभी जो है उनको फिर से नज़रबंद कर दिया गया है, अभी अरेस्ट कर लिया गया, सॉरी। पहले वो हाउस अरेस्ट में थी यानी नज़रबंद थी हुआ करती थी, और फिर उनको जो है पार्टी में इंक्लूड किया गया। जुंटा गवर्नमेंट और उन दोनों के बीच में समझौते हुए कई स्तर की वार्ताएं चली और फिर जो है वहाँ पर इलेक्शन करवाए गए। लेकिन जुंटा गवर्नमेंट अभी भी थी, जुंटा सरकार समझ रहे हैं आप, जो आर्मी रूल होता है उसको जुंटा गवर्नमेंट बोलते हैं। और अभी दोबारा से म्यांमार में अराजकता की स्थिति है। वैसे देखिए पैलेस्टीन जैसा जो क्षेत्र है जहाँ पर इस तरीके की स्थितियाँ हैं, एक पावरफुल देश उनके सामने है जिसको इजराइल कहते हैं, इजराइल को यूएस का भी सपोर्ट है, तो ऐसी जो होता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहती हैं, ठीक है। तो अब ये लोग मांग कर रहे हैं। अब देखिए इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था 1967 के मध्य जो है पूर्व युद्ध में इजराइल ने जो है वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम कैपिटल है
इसराइल की कैपिटल तेल अवीव है और ये जो है क्या कहते हैं, पैलेस्टीन जो है अपनी कैपिटल को यरूशलेम का एक पूर्वी भाग है उसको अपनी कैपिटल मानता है। ठीक है, तो 1967 में जब युद्ध हुआ था तो इसराइल ने जो है इसके वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम को जब्त कर लिया था और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद उन्हें नियंत्रित करता रहता। फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में इन ज़मीनों पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। ठीक है, इसराइल ने अभी तक फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य का दर्जा नहीं दिया है। इसराइल और वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार के बीच 2014 में इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति वार्ता का अंतिम दौर जो हुआ था वो भी टूट गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा फिलिस्तीन और इसराइल के संबंधों के बारे में हमें पता होना चाहिए, उसके अलावा कुछ खास चीज़ है नहीं। अब देखिए एक ILO आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, उसकी एक रिपोर्ट है। अब ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है वो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि UN और उसकी जितनी भी संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जैसे यूनेस्को है, ठीक है, WHO है, तो इन सब के हेडक्वार्टर्स हमको पता होने चाहिए कहाँ कहाँ है। ठीक, तो ILO का कहाँ पर है जो है हेडक्वार्टर वो आप हमें बताएंगे। अब देखिए वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इनविजिबिलिटी टू डिस्टेंट वर्क, ये एक रिपोर्ट इन्होंने प्रकाशित की है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि फलानी जो रिपोर्ट है वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। ऐसे सवाल अमूमन जो है UPSC में देखने को मिलते हैं। तो देखिए ILO द्वारा जारी इस रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी के दौरान घर से काम करने वाले जो कर्मचारी हैं और के लिए उत्तम सुविधाएं सुनिश्चित किए जाने तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करने के उपायों पर बल दिया गया है। ILO के अनुसार कोरोना महामारी से पहले वर्ष 2019 में घर से काम करने वालों की संख्या विश्व में 26 करोड़ थी, किंतु महामारी के प्रसार के आरंभिक महीनों में प्रत्येक 5 में से एक कर्मचारी घर से कार्य कर रहा है। तो ये उनके कुछ परसेंटेज दिए हैं कि भारत में घर से काम करने वालों की संख्या जो है 5 से 10% है। ठीक है, और देशों के बारे में दे रखा है तो इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं। इनको जो है देखिए इन वर्कर्स को इन्होंने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के रूप में जो है वर्गीकृत किया है और इससे उन्हें श्रम संबंधी कानूनों के दायरे से बाहर रखा जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है भारत और जापान के मध्य ICT के क्षेत्र में MOU। ICT क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके क्षेत्र में इनके साथ MOU हुए हैं। हालांकि इतने MOU पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है अमेरिका ने UAE और बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में जो है नामित किया है। तो देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन है के मध्य सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के बीच अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात UAE और बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार यानी सिक्योरिटी पार्टनर्स के रूप में नामित किया है। इससे पहले भारत को भी जो है ऐसा दर्जा अमेरिका दे चुका है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जो है उन्होंने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात और किंगडम ऑफ बहरीन को अमेरिका का प्रमुख रणनीतिक साझेदार घोषित करते हुए 15 जनवरी 2021 को कहा गया कि यह निर्णय अमेरिका की असाधारण सुरक्षा साझेदारी को देता है तथा पूरे क्षेत्र में हिंसक चरमपंथ का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्धता को जो है वो दर्शाता है। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हमको देखने में आएगा वो पढ़िएगा, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए विशेष क्या है कि यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन ने पिछले 30 वर्षों में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन में भाग लिया है और बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा तैनात है, जबकि अमेरिका के बाहर UAE का जबल अली पोर्ट, ठीक है, ये पोर्ट कहाँ पर है, UAE का है, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात का है। हो सकता है पोर्ट के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, ये भी UPSC लेवल का क्वेश्चन है कि वो पूछ सकते हैं। जैसे ये जो है आपका क्या कहते हैं जबल अली पोर्ट जो है वो अमेरिकी युद्ध जहाज़ों वॉरशिप्स का सबसे व्यस्त पोर्ट ऑफ कॉल है। ठीक है, तो अब देखिए जो UAE है उससे संबंधित हम पहले तो मैं अमेरिका से संबंधित कुछ चीज़ें बताऊँ आपको। अमेरिका जो है युद्ध करने के लिए, ठीक है, कभी भी अपनी लैंड का उपयोग नहीं करता है। ठीक है, वॉर हो तो हमेशा किसकी, दूसरे की भूमि पर हो, ये अमेरिका की नीति है। ठीक है, तो कई चीज़ें जैसे देखने में आती है, अमेरिका की कई सारी नीतियां जो है वो उसको हिपोक्रेसी को दर्शाती है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने हर जगह जैसे अरब सागर है या फिर इजराइल है, ये इसके जो दोस्त हैं, जो अच्छे इसके जो क्या कहते हैं बॉर्डर फ्रेंड्स हैं, वहाँ पर इन्होंने अपने वॉरशिप्स भी तैनात किए हुए हैं, प्लस अपने जो है सेंटर्स भी बना रखे हैं USA ने, ताकि वो वहाँ से जो है अपने जो भी कोई युद्ध हो या किसी को टेरर करना हो, किसी को परेशान करना हो तो उसको ऑपरेट कर सकें। तो ऐसा इसराइल में भी उनके पास में है और UAE के अंदर भी उन्होंने अपनी फ्लीट को जो है तैनात किया है। तो UAE का जो ये जो है क्या कहते हैं जबल अली पोर्ट, वहाँ पर इन्होंने अमेरिकी युद्ध जहाज़ों को जो है वहाँ पर तैनात कर रखा है। ठीक है, तो ये अमेरिका की कुछ नीतियों में से एक बात थी। नेक्स्ट है भारत UNSC के 3 प्रमुख सहायक निकायों की अध्यक्षता करेगा।
तो देखिए यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भारत जो है, यूएनएससी समझ रहे हैं आप, यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसके हम परमानेंट सदस्य नहीं हैं। तो अब परमानेंट सदस्य कौन कौन से हैं उसके नाम रिमाइंड कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप उसको बता सकते हैं। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में भारत ने अस्थायी सदस्य के तौर पर अपने 2 वर्ष के कार्यकाल की शुरुआत की है। और इसके अंदर देखिए जिन जिन कमिटीज़ की भारत अध्यक्षता करेगा उनका नाम है काउंटर टेररिज्म कमेटी, तालिबान प्रतिबंध समिति और लीबिया सैंक्शंस कमेटी। ठीक है, इनकी अध्यक्षता जो है अभी वो भारत करेगा। तो हमारे यहाँ पे भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति इन्होंने जानकारी के अनुसार भारत इन समितियों में से आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता वर्ष 2022 में करेगा। भारत ने इससे पहले इस समिति की अध्यक्षता 2011-12 में की थी। तो अब इसमें क्या काम का है देखते हैं। तालिबान प्रतिबंध समिति को 1988 प्रतिबंध समिति भी कहा जाता है। इसी प्रकार लीबिया प्रतिबंध समिति को 1970 प्रतिबंध समिति भी कहा जाता है। भारत ने यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्य यानी कि टेम्पररी मेंबर्स या नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर अपना 8वां कार्यकाल जो है शुरू किया है। सबसे पहली बार भारत जो है 1950 से 1951 के टाइम पर नॉन परमानेंट मेंबर जो है यूएनएससी का बना था। तो 8वीं बार है जब भारत को इसकी सदस्यता मिली है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ये हमने पढ़ाई था कि ये जो है मिलिट्री स्ट्रेंथ की रैंकिंग है, किस देश के पास में कितनी आर्मी है उसकी रैंकिंग करता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर 138 देशों को जो है रैंकिंग दी गई है और ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग को तैयार करने में 50 से अधिक व्यक्तिगत कारकों का उपयोग किया जाता है जो किसी दिए गए राष्ट्र के पावर इंडेक्स स्कोर का निर्धारण करती है। इसमें वित्तीय से लेकर सैन्य क्षमता और भूगोल तक की श्रेणियां होती हैं। कई सारी श्रेणियां होती हैं जी। अब आपको तो इतना ही ध्यान रखिए कि ये एक जो है किसको जो है मेजर करता है, तो मिलिट्री पावर को बेसिकली ये मेजर करता है। फिर है ग्लोबल पावर इंडेक्स में टॉप 15 देशों में पाकिस्तान एकमात्र देश है जिसने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की ताज़ा रैंकिंग में पाकिस्तान सेना को 10वां स्थान मिला है। पाकिस्तान ने सैन्य शक्ति के मामले में इजराइल, इंडोनेशिया, ईरान और कनाडा को पीछे छोड़ दिया है। बहुत बढ़िया किया। अब फिर है जो 10 देश है उसमें शीर्ष देख लीजिए, अमेरिका ऑफकोर्स, फिर है रशिया, फिर चाइना, फिर आता है अपना भारत। ठीक है, हमारे भारत में जीडीपी का बहुत सारा परसेंटेज जो है मिलिट्री और इन सब की चीज़ों में ही खर्च हो जाता है, वॉर, वेपन्स, सब चीज़। और एक कहीं पढ़ा भी था कि सबसे ज़्यादा हथियार आयात करने वाला जो देश है वो भी भारत है। ठीक है, और 10वें स्थान पर है पाकिस्तान, हमारा प्रिय मित्र, हमारा प्रिय पड़ोसी। रैंकिंग में निम्नस्थ 5 स्थानों पर जो देश है वो है भूटान, सबसे सुखी देश लाइबेरिया, सोमालिया, सियरा लियोन और सूरीनाम। भारत की स्थिति है जो ये जो स्कोर दे रखा है इसके साथ 4था स्थान हमारे भारत का है। तो भारत का स्थान आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऐसी जो रिपोर्ट्स होती है ना, ये आपके कहाँ काम आएगी। बहुत कम होता है कि इन रिपोर्ट्स के ऊपर जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा कि किसके द्वारा जारी की गई है रिपोर्ट किससे संबंधित है, आ सकता है ऐसा। और अधिकतर जब आप कोई निबंध लिखते हैं या फिर आप कोई आंसर लिखते हैं भारत की सैन्य क्षमता पर, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर लिखेंगे, तो इसके ऊपर आपके जो है ये आंकड़े काम आ सकते हैं लिखने में, ये फैक्ट्स का काम करते हैं आपके लिए। तो इसीलिए आप इन फैक्ट्स को पढ़ा कीजिए। नेक्स्ट देखिए भारत ओमान रणनीतिक सामरिक परामर्श समूह की बैठक जो है उसको संपन्न हुई है। तो ये जो देखिए ये जो इनका परामर्श समूह है, इसकी जो सामरिक परामर्श जो वार्ताएं हुई है हमारे लिए तो ज़्यादा काम की है नहीं। तो अच्छा, एक ओमान का एक द्वीप है, एक पोर्ट है, द्वीप नहीं सॉरी पोर्ट है जिसको हम कहते हैं बंदरगाह, वो काफ़ी चर्चा में रहा था, दुकम पोर्ट नाम है शायद उसका। तो उसको थोड़ा नाम ध्यान रखिए। पोर्ट के बारे में पूछ लेते हैं, कौन सा पोर्ट किसका है, किस लिए डेवलप किया गया है। फिर देखिए कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए भारत बायोटेक का ब्राज़ील के साथ में समझौता हुआ है और इसके तहत जो है भारत जो है अपनी बहुत ही स्वदेशी एकदम जिसको क्या कहते हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाई गई कोवैक्सीन को जो है हम देंगे लोगों को। तो इसका देखिए कोवैक्सीन एक अत्यधिक शुद्ध निष्क्रिय हाईली प्योरीफाइड एंड इनएक्टिवेटेड 2 खुराक वाली SARS-CoV-2 वैक्सीन है। यह वैक्सीन 300 मिलियन से अधिक खुराक के उत्कृष्ट सुरक्षा ट्रैक रिकॉर्ड के साथ वेरासेल निर्माण मंच में निर्मित की गई है। वेरोसेल, ठीक है, वेरोसेल नाम है इसका। तो इसकी जो है 12 मिलियन डोज की आपूर्ति हम ब्राज़ील को करेंगे।
नेक्स्ट देखिए, ईरान सहित 7 देशों ने खोया UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मतदान का अधिकार। क्यों खोया होगा? बकाया चुकाने में असफल हो गए, बैंकरप्ट हो गए। बैंकरप्ट तो नहीं हुए, लेकिन इन्होंने जो है बकाया नहीं चुकाया है, और उसका नियम है कि भाई 2 साल से अगर कोई बकाया नहीं चुकाता है तो उसकी जो है सदस्य जो देश होते हैं उनका ये क्या कहते हैं मतदान का अधिकार, वोटिंग पावर छीन लेते हैं। फिर देखिए, ब्रेग्जिट व्यापार समझौता। ब्रेग्जिट आप जानते ही हैं, जो यूरोप से जो है ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया है, अपने आप को अलग कर लिया है यूरोपीय संघ से, तो उसी को ब्रेग्जिट का नाम दिया जाता है। तो ब्रेग्जिट व्यापार समझौता क्या है? तो यूरोपियन यूनियन और UK ट्रेड एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तौर पर प्रसिद्ध ब्रेग्जिट व्यापार समझौते पर जो है इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयर और यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, और 2021 में लागू होने वाला यह समझौता ब्रेग्जिट समाप्त होने के खतरे को दूर करेगा। ब्रिटेन यदि वर्ष 2020 के अंत में यूरोपीय संघ के एकल बाजार को बिना व्यापार समझौते को छोड़ देता है तो नए टैरिफ और कोड्स से क्रॉस चैनल व्यापार को नुकसान पहुंचेगा। तो इस तहत जो है इन्होंने ये जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर देखिए, अमेरिका की चांद पर परमाणु रिएक्टर लगाने की जो है योजना है। तो नासा ने जो है 2020 में जारी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर स्पेस न्यूक्लियर पावर एंड एक्शन प्लान में नासा से चांद की सतह पर एक फिजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट शुरू करने का जो है इन्होंने कहा है, जिसकी क्षमता 40 किलोवाट जो है वो होगी। अमेरिका द्वारा जारी अंतरिक्ष नीति निर्देशिका अंतरिक्ष के लिए अमेरिका की राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा और संचालन रणनीति बनाने की सोच को शामिल किया गया है। अपनी योजना के अनुसार अमेरिका संभवतः वर्ष 2027 तक चंद्रमा की सतह पर परमाणु रिएक्टर स्थापित कर लेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। परमाणु रिएक्टर कहाँ पर? चंद्रमा पर। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। चलो आगे, UK वियतनाम मुक्त व्यापार समझौता। तो ये हमारे लिए इतना काम का नहीं है। फिर है क्यूबा, आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में जो है वो शामिल किया गया है। तो क्यूबा के बारे में आप जानते हैं, उसका जो एक लीडर था फिदल कास्ट्रो, उसकी अभी जो है मृत्यु हुई थी। काफ़ी शोक की लहर थी क्यूबा के अंदर। क्यूबा की राजधानी क्या है वो आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देखिए, क्यूबा जो है उसको अमेरिका ने कहा है कि भाई ये तो आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों में शामिल किया है अमेरिका ने, ठीक है। पहले इसका नाम इन्होंने 2015 में हटा दिया था, अब उनको दोबारा से लगा कि ये तो वापस ऐसा काम कर रहा है। फिर है, किंतु अब उस पर वेनेजुएला की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने, क्यूबा के लोगों पर दम करने, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समर्थन देने, अमेरिकी न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप करने के आरोप लगाकर एक बार फिर उनको जो है इसमें शामिल कर दिया गया है। चलो छोड़ो। मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति विधेयक। तो देखिए, अमेरिका की संसद द्वारा मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति विधेयक जो है स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया गया है। इस विधेयक के तहत US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पाकिस्तानी महिलाओं को वर्ष 2020 से 2022 तक पाकिस्तानी संबंधी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कम से कम 50% छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे पाकिस्तानी महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आप जानते हैं मलाला यूसुफजई जी के बारे में, ये पाकिस्तान की जो है एक जो है 12 वर्षीय जब ये थी तो इनके ऊपर तालिबान ने हमला कर दिया था। स्कूल मतलब महिला शिक्षा और स्कूल जाने के लिए जो है इन्होंने कदम उठाए थे, प्रयास किए थे। तो उसी के संदर्भ में कुछ फतवे भी जारी हुए होंगे और फिर इनके ऊपर जो है गोली चला करके इनको मारने की कोशिश की गई थी। फॉर्चुनेटली ये बच गई। इनका इलाज जो है फिर UK में हुआ था और इनको जो है नोबेल पीस प्राइज़ भी जो है वो मिला था। तो कैलाश सत्यार्थी जो हमारे भारत के हैं और मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान से हैं, इन दोनों को संयुक्त रूप से जो है नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। तो ये थोड़ा फैक्ट है, हमको ध्यान रखना चाहिए। फिर देखिए, भारत पाकिस्तान के मध्य परमाणु ठिकानों की सूची का जो है आदान प्रदान हुआ है। तो ये कुछ न्यूज़ थी जो कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमने पढ़ी है। ये जो क्वेश्चन आंसर्स है, मुझे उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चंस खुद से कर पाएंगे इसके विदाउट चेकिंग द आंसर्स। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, सारे जो हमने पढ़े हैं उन्हीं में से क्वेश्चन हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। 30 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। तो इस मैगज़ीन की PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम राष्ट्रीय परिदृश्य फिर प्रादेशिक परिदृश्य करके आराम से मैगज़ीन को ख़त्म कर लेंगे। डोंट वरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।